हेलो एवरीवन, मैं हूं शालिनी एंड वेलकम बैक टू ल्यूसिड स्ट्रीमिंग। पिछले वीडियो में हमने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करिए, आप उसे देख सकेंगे। आज हम उसी एक्ट का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। कैसे उस एक्ट के कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा सकते हैं, यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स के कैसे वो वायलेटिव हो सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉज के साथ उसका कैसे वायलेशन हो सकता है, और हमारे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं उसके साथ इस एक्ट का लिंक कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस इस एक्ट से वायलेट हो सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के जो अंडर ट्रायल्स है, कन्विक्ट्स है, डिटेनीज है या अरेस्टेड पर्सन्स है। तो इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो देता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान को आप उसके ही अगेंस्ट में एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप इस नए एक्ट को देखें, जो हमारा नया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट आया है, तो उसमें सेक्शन 6 में क्या मेंशन्ड है कि अगर कोई इंसान अपना सैंपल या मेजरमेंट देने से मना करता है तो आईपीसी की सेक्शन 186 के अंदर उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आप एक इंसान को कंपेल कर रहे हो कि वो अपने सैंपल्स और मेजरमेंट्स दे और इन अ वे खुद को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर ले, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का डायरेक्ट वायलेशन माना जा सकता है। इस एक्ट में पर्सन्स फ्रॉम हुम डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड पर्सन्स ऑथराइज्ड टू कलेक्ट डेटा, दोनों का ही स्कोप 1920 के एक्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, पर इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया है। इसको सिर्फ हम इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव से समझ सकते हैं कि कन्विक्शन रेट्स बढ़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी, इसलिए इसको बढ़ाया गया है। पर कई बार हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स इन चार्ज होते हैं या जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं, वो लोग कई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज करके या हार्मफुल एक्टिविटीज करके एविडेंस को कलेक्ट करती है। तो इस तरीके से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोई सेफगार्ड इस एक्ट में मौजूद ही नहीं है। इस एक्ट के थ्रू डेटा कलेक्शन का स्कोप भी काफी बढ़ा दिया गया है। लोगों की काफी ज्यादा पर्सनल डेटा को भी कलेक्ट करते हैं और इसमें चांस है कि आर्टिकल 21 में जो हमारे राइट्स हैं वो वायलेट हो जाएंगे। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, उसके स्कोप में राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि राइट टू प्राइवेसी किसी पर्सन की ऑटोनॉमी, पर्सनल इंटेग्रिटी और डिग्निटी को भी सेफगार्ड करता है और इस राइट को हम उतना ही हैम्पर कर सकते हैं जितना इसकी प्रोपोर्शनेट और लेजिटिमेट जरूरत हो। तो ये एक्ट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारी राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 के स्कोप में आती है वो हैम्पर या इन्फ्रिंज हो सकती है। इससे पहले खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के स्कोप में ही आता है, इवन दो ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है। इसके अलावा एक और लैंडमार्क जजमेंट ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये अपहेल्ड हुआ है कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज एंड अ पर्सन हैज द राइट टू नो द रीजन बिहाइंड व्हाई अ डिसीजन हैज गॉन अगेंस्ट हिम। पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव है, ये हमारे इस नए एक्ट में कितने जस्टिफाई होंगे ये अभी क्लियर नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो रूल मेकिंग पावर है इस एक्ट के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन संदर्भ में अभी तक कोई रूल्स लाया ही नहीं है। तो ये जो ए.के. गोपालन केस के डायरेक्टिव्स थे, ये किस हद तक जस्टिफाई होंगे, इसे कितने हद तक अपहेल्ड किया जाएगा, ये अभी तक अनक्लियर है। तो ये तो था कि कैसे ये एक्ट के प्रोविजंस हमारे आर्टिकल 21 के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा सकते हैं। पर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी कि जिस पर्पस से एक व्यक्ति का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है
उसी केस से रिलेटेड उसे यूज किया जाए, ना कि किसी और पर्पस यानी किसी और केस में उसको इस्तेमाल किया जाए। पर इस एक्ट में ये तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सेक्शन 4 के अंडर कि एनसीआरबी ये जो डेटा कलेक्ट की है उसे किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ शेयर कर सकती है। पर क्या ये सुनिश्चित करना पॉसिबल है कि ये जो डेटा शेयर हुआ है तो ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसे सिर्फ उसी पर्टिकुलर केस के लिए यूज कर रही है या किसी और केस में भी उसका इस्तेमाल कर लेगी? इसे प्रिवेंट करने के लिए भी एनसीआरबी क्या स्टेप्स ले सकती है, इसको लेकर इस लॉ में कुछ भी मैकेनिज्म मेंशन्ड ही नहीं है। मोर ओवर, ये जो डेटा कलेक्ट हो रहा है इस नए एक्ट के अंदर वो 75 ईयर्स तक रिटेन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति का राइट टू बी फॉरगॉटन भी इस तरीके से इन्फ्रिंज हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कि राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पहले बना लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस एक्ट के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे जा सकते हैं। इंडिया जिसने यूडीएचआर और आईसीसीपीआर जैसे डॉक्यूमेंट्स का सिग्नेटरी है, उसके प्रोविजंस की इन्फ्रिंजमेंट भी इस लॉ के प्रोविजन से हो सकती है। यूडीएचआर का आर्टिकल 3 और आईसीसीपीआर का आर्टिकल 6 राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के बारे में कहता है। उसी तरह यूडीएचआर आर्टिकल 7 एंड आईसीसीपीआर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। फाइनली यूडीएचआर का आर्टिकल 12 और आईसीसीपीआर का आर्टिकल 17 ये कहता है कि देयर कैन बी नो आर्बिट्ररी इंटरफियरेंस विद अ पर्सन्स प्राइवेसी, फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये सारे जो भी आर्टिकल्स हैं इसका इन्फ्रिंजमेंट भी हम कह सकते हैं कि इस नए लॉ के थ्रू हो रहा है। अब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज और डेटा प्रोटेक्शन लॉज के एस्पेक्ट से भी इस लॉ को समझाते हैं। तो आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज की बात की गई है। हमारा जो ये नया एक्ट आया है सीपीआई एक्ट, इसमें मेंशन्ड है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है उसमें जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं या कन्विक्ट हो रहे हैं उनके मेजरमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। पर इसका उस पे कैसे असर पड़ेगा वो मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ। अगर हम सेक्शन 43A पढ़े यूएपीए एक्ट का तो उसमें ये मेंशन्ड है कि जो भी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है वो सर्च और सीजर कर सकता है। तो उसमें उसके पास ये पावर है कि अगर वो अपने पर्सनल नॉलेज को यूज करके या इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी व्यक्ति का एक ऑफेंस जो कि यूएपीए के अंडर कमिट किया गया है उससे लिंक बना सकता है, तो वो उसे अरेस्ट या सर्च कर सकता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो इतने हार्श होते हैं, नॉर्मल क्रिमिनल लॉज के बियॉन्ड जाते हैं, उसके अंडर अगर सैंपल्स कलेक्ट करने और मेजरमेंट्स लेने की बात आ जाए तो एक व्यक्ति का राइट्स किस हद तक इन्फ्रिंज हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है सेक्शन 46 जो बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कलेक्टेड थ्रू इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इस सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है? Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act or any other law for the time being in force, the evidence collected through the interception of wire, electronic or oral communication under the provisions of the Indian Telegraph Act or the Information Technology Act or any other law for the time being in force shall be admissible as evidence against the accused in the court during the trial of the case। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सेक्शन का मतलब ये है कि जो भी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या ओरल फॉर्म में टेलीग्राफ एक्ट और हमारे आईटी एक्ट के अंदर मिल रहे हैं उन्हें कोर्ट में डायरेक्टली एडमिसिबल किया जा सकता है। तो इसका डेटा प्रोटेक्शन से कैसे लिंक होगा? हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश का डेटा प्रोटेक्शन लॉज उतना ज्यादा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इतने स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है कि हमारे डेटा प्रोटेक्ट हो सके। तो इन डेटा का इन्फ्रिंजमेंट होना या मिसयूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सिमिलरली ये जो सीपीआई एक्ट आया है इसमें भी एक प्रोविजन है कि एनसीआरबी को सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। तो
आप सोच ही सकते हैं कि इस डेटा को हैक करके यूज करना या मिस यूज करना कितना हाई प्रोबेबिलिटी से हो सकता है। तो अल्टीमेटली इससे सफर कौन करेगा? जो अरेस्टेड पर्सन्स या कन्विक्ट्स हैं, उन्हीं के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट ही होंगी। देखा जाए तो ये लॉ के काफी सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ह्यूमन राइट्स प्रोविजंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉज के प्रोविजंस के वायलेटिव है। हो हॉक ली ने अपनी बुक फिलोसफी ऑफ एविडेंस लॉ में कहा है, इट इज नॉट ओनली द केस दैट द ट्रूथ इज नीडेड टू डू जस्टिस, द कोर्ट मस्ट डू जस्टिस इन फाइंडिंग द ट्रूथ। यूएसए और इंग्लैंड जैसे देशों में भी ट्रायल विद इन ट्रायल का कॉन्सेप्ट काफी वाइडली एक्सेप्टेड है। इसका मतलब ये है कि फैक्ट फाइंडर अपने कुछ एविडेंसेस को एडमिसिबल होने से एक्सक्लूड कर सकता है जो उसके ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट जाए। तो ये था क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का पूरा एनालिसिस। क्या आपको भी लगता है कि ये एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरोध जाता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए देखते रहिए ल्यूसिड स्ट्रीमिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।